मेरे सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लिटरेरी टर्म। प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 1 से लेकर के 370 तक। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 370 से आगे। 370 से जो पीछे हमने बनाई है वीडियो, उनकी एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो आप लोग प्लेलिस्ट को जाकर के चेक कर लीजिएगा। वहां पर आपको एकदम सीक्वेंस से सारी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं 371। अगर हम 371 की बात करें तो उन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन एपिक, इनमें से कौन सा एक एपिक है। तो दूर से ही आपको बी ऑप्शन दिख रहा होगा, मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट जो है वो क्या है, एक एपिक है। मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट जो है वो क्या है, एक एपिक फॉर्म में लिखी गई है, तो इसलिए बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहां पर देख लो, एपिक क्या होता है, एक महाकाव्य होता है। इज अ लॉन्ग पोएटिक कंपोजिशन होती है। यूजली ज्यादातर इसको 12 बुक्स में डिवाइड किया जाता है किसी भी एपिक को। यूजली सेंटर्ड अपॉन अ हीरो इन विच ग्रेट इवेंट्स आर नरेटेड, जिसमें जो है हीरो को सेंटर किया जाता है और किसी भी महान घटनाओं का इसमें वर्णन किया जाता है इन अ एलिवेटेड स्टाइल में। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट जो कि 1667 में आई थी, इज कंसीडर्ड मानी जाती है एन एपिक। इसके अलावा अन्य राइटर्स के भी कुछ एपिक यहां पर देख रखे हैं, जैसे होमर की इलियाड एंड ओडिसी, और होमर की कौन सी, इलियाड एंड ओडिसी, ध्यान रखना ये भी क्या है, एपिक है। और वर्जिल की कौन सी, एनीड जो है वो भी क्या है, एपिक है। ठीक है, क्लासिकल एपिक कहोगे। टीजीटी 2003, पीजीटी 2010 और 4 में पूछा गया है एक क्वेश्चन ये, और देखो ये 3-4 बार क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, इसलिए बड़े ध्यान से समझना, प्यार से समझना। उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज अ सेजुरा इन पोएट्री। जो पोएट्री होती है उसमें सेजुरा क्या होता है। सेजुरा कुछ नहीं, पॉज का काम करता है। ठीक है, किसका काम करता है, पॉज का। तो अ पॉज होता है, ठीक है, पॉज इंडिकेटेड बाय अ कॉमा, किसी कॉमा के द्वारा जो पॉज लिया जाता है वही हमारा क्या कहलाता है, सेजुरा कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा, सेजुरा, यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। यहां पर समझिएगा, जो सेजुरा होता है पोइट्री में, इज अ डिस्टिंक्ट एंड इनडिस्टिंक्ट पॉज मार्क्ड बाय अ चेंज ऑफ थॉट और आइडिया। किसी भी विचार या आइडिया को चेंज करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सेजुरा का प्रयोग करते हैं, यानी कि कॉमा का प्रयोग करते हैं। इन पेटार्कन सोनेट में, अगर हम इन पेटार्कन सोनेट इट इज फाउंड आफ्टर, अगर हम पेटार्कन सोनेट की बात करें तो सेजुरा कहां पाया जाएगा, ऑक्टेव के बाद। ऑक्टेव क्या होता है, 8 लाइनों का जो स्टेंजा होता है वो ऑक्टेव कहलाता है। तो ऑक्टेव के समाप्त होने पर क्या दिया जाता है, सेजुरा दिया जाता है, बिफोर दी सस्टिट। और आप कह सकते हो सस्टिट से पहले, ऑक्टेव के बाद, यानी कि ऑक्टेव समाप्त होगा और सस्टिट की शुरुआत होगी, उसके बीच में क्या होगा, सेजुरा होगा, पॉज दिया होगा। ठीक है, और सस्टिट में कितनी लाइनें होती हैं, 6 लाइनों का। 373 पे देखिएगा, दी हीरोइक कपलेट जनरली इज इन। जो हीरोइक कपलेट होता है वो किस में होता है, तो आइम्बिक पेंटामीटर में। हीरोइक कपलेट किस में लिखे जाते हैं, आइम्बिक पेंटामीटर में। सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा, आइम्बिक पेंटामीटर। देखो यहां पर क्या है, आइम्बिक पेंटामीटर इज अ मोस्ट कॉमन इंग्लिश मेजर है। ठीक है, इट हैज 5 फीट। आइम्बिक पेंटामीटर में पेंटा का मतलब ही 5, इसमें टोटल कितने, 5 फीट होंगे। ईच फुट हैज 2 सिलेबल, और प्रत्येक फुट में, प्रत्येक चरण में कितने सिलेबल पाए जाएंगे, 2 सिलेबल पाए जाएंगे। ऑफ विच फर्स्ट, इसमें जो 2 सिलेबल होते हैं उनमें पहले वाला सिलेबल अनअसेंटेड होता है और जो सेकंड वाला सिलेबल होता है वो असेंटेड होता है। तो अनअसेंटेड, असेंटेड। ठीक है, हीरोइक कपलेट कंसिस्ट 2 आइम्बिक पेंटामीटर्स, लाइन्स राइम टुगेदर। और ये एक प्रकार का क्या होता है, दोहा टाइप का होता है। ठीक है, कपलेट है तो दोहा ही होगा, और जिसमें जो लाइनें होती हैं ऊपर नीचे वो दोनों राइमिंग होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 374 पे देखो, सैडिज्म पूछा गया है, और ये टीजीटी के 2004 में पूछा जा चुका है कि दी वर्ड सैडिज्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम। जो वर्ड सैडिज्म है वो कहां से आया है। सैडिज्म की बात करें तो ये नटोरियस फ्रेंच इरोटिक राइटर मार्किस डी सैड। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सैडिज्म पे सही होगा।
क्या कहा गया है, सैडिज्म शब्द किससे बना है? तो सैडिज्म शब्द जो है वो नटोरियस फ्रेंच एरोटिक का मतलब होता है जो कुख्यात, बहुत ज्यादा कुख्यात थे फ्रांसीसी कामुक लेखक मार्किस डी साडे। कौन? मार्किस डी साडे, ठीक है, वहां से ड्राइव्ड हुआ है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। और ये इंपॉर्टेंट है सैडिज्म, ठीक है, मार्किस डी साडे, ध्यान बनाए रखना। द वर्ड सैडिज्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम नटोरियस फ्रेंच इरोटिक राइटर, जो नटोरियस फ्रेंच इरोटिक राइटर थे जिनका नाम था मार्किस डी साडे, ठीक है। सैडिज्म इज अ psychosexual disorder in which sexual urges are gratified by the infliction of pain on another person। मतलब ये हुआ जो सैडिज्म होता है वो एक कुख्यात फ्रांसीसी कामुक लेखक थे जिनका नाम था मार्किस डी साडे, वहां से लिया गया है। और अगर हम इसकी बात करें तो जो यौन विकार होते हैं जिसमें यौन इच्छाएं या किसी अन्य व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाने से संतुष्ट होती हैं, ये शब्द 19वीं सेंचुरी के अंत में, अगर हम इस टर्म की बात करें यहां से इंपॉर्टेंट है, द टर्म वाज क्वाइंड बाई, ये शब्द जो है सैडिज्म शब्द है वो क्वाइन किया गया, किसके द्वारा क्वाइन किया गया? बाय द लेट 19वीं सेंचुरी में एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे रिचर्ड वॉन क्राफ्ट एबिंग, ठीक है। कौन थे? ध्यान बनाए रखना, 19वीं शताब्दी के अंत में इसको क्वाइन किया गया और जर्मन मनोवैज्ञानिक रिचर्ड वॉन क्राफ्ट एबिंग के द्वारा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इन रेफरेंस टू द मार्किस डी साडे, एन 18th century French nobleman who chronicled his own such practices, मतलब ये हुआ कि 18वीं शताब्दी के एक फ्रांसीसी रईस मार्किस डी साडे के संदर्भ में इसको क्वाइन किया गया था, जिन्होंने अपनी खुद की ऐसी प्रथाओं का यहां पर, प्रैक्टिसेस का मतलब होता है प्रथाएं, यानी कि ऐसी प्रथाओं का यहां पे वर्णन किया था। तो सैडिज्म शब्द आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सैडिज्म के बारे में कुछ ही शब्द आपको ध्यान बनाए रखना है कि क्वाइन किसके द्वारा किया गया, ठीक है। और एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे रिचर्ड वॉन क्राफ्ट एबिंग, ठीक। नेक्स्ट 375 की बात करें तो एक मैट्रिक मूवमेंट इंजॉयमेंट शब्द यहां पर ये भी टीजीटी 2004 में पूछा गया। इंजॉयमेंट मींस, इंजॉयमेंट का मतलब क्या होता है? तो इंजॉयमेंट का मतलब होता है स्ट्राइडिंग ओवर। स्ट्राइडिंग ओवर क्या कहलाता है? इंजॉयमेंट कहलाता है, ठीक है। तो देखो इंजॉयमेंट क्या है, स्ट्राइडिंग ओवर क्या है, जरा समझते हैं। द मूवमेंट enjoyment or striding over derived from French exhibit the pressure of the incompleted synthetic unit toward closure carries on over the end of the burst line। मतलब ये हुआ एक, ये जो आंदोलन है इंजॉयमेंट, एक स्ट्राइडिंग ओवर फ्रांसीसी से उत्पन्न अपूर्ण वाक्य रचनात्मक इकाई के दबाव को बंद करने की ओर प्रदर्शित करता है, ठीक है। और ये कहां होता है? जो ओवर द एंड ऑफ द बर्स लाइन, जो बर्स लाइन होती है उसके एंड में इसको कैरी किया जाता है, ठीक है। पर्सोना, टोन, वॉइस। अब अगला शब्द क्या आया? पर्सोना आया है, टोन आया है, वॉइस आया है। वॉइस रिफ्लेक्टेड इन रिसेंट क्रिटिसिज्म, ये भी टीजीटी 2004 में पूछा गया है। क्या पूछा गया है? कि जो पर्सोना है, यानी कि किसकी किसकी बात कर रहे हैं ये लोग, देखो हाल ही में आलोचना के जो व्यक्तित्व हैं जिसमें किसकी बात की? पर्सोना की बात की, यानी कि टोन की बात की, वॉइस रिफ्लेक्ट की बात की, इज रिसेंट क्रिटिसिज्म। तो अगर हम इसमें इसकी बात करते हैं तो टेंडेंसी की बात होती है, टेंडेंसी टू हाईलाइट कैरेक्टराइजेशन। किसी भी कैरेक्टराइजेशन को हाईलाइट करने की जो टेंडेंसी होती है वो पर्सोना, टोन और वॉइस रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, इसको प्रतिबंधित करती है। तो क्या है, जरा इसको एक बार को पढ़ो तो जरा समझ में आएगा कि पर्सोना क्या है। पर्सोना
टोन वॉइस इज जो रिफ्लेक्ट करती है द टेंडेंसी ऑफ हाईलाइट कैरेक्टराइजेशन इन रिसेंट क्रिटिसिज्म। मतलब ये हुआ व्यक्तित्व, स्वर और आवाजें हाल की आलोचना में चरित्रण को उजागर करने की प्रवृत्ति को दर्शाती हैं। और इस प्रकार की 10 टर्म्स, इस प्रकार के जो टर्म होते हैं वो फ्रीक्वेंट इन रिसेंट क्रिटिसिज्म रिफ्लेक्ट द टेंडेंसी टू थिंक of narrative and lyric work of literature as a mode of speech in what is now a favored term as discourse। मतलब ये हुआ इस प्रकार हाल की आलोचनाओं में बार बार आने वाले शब्द साहित्य की जो कथा है या गीतात्मक कार्यों को भाषण के एक तरीके के रूप में या अब एक इष्ट शब्द के रूप में, प्रवचन के रूप में सोचने की प्रवृत्ति को इसमें दर्शाया जाता है। अगला 377 पे देखो, 377 पे एक शब्द दिया है दी यूबीसेंट मोटिफ। इसका मतलब क्या है? ये भी टीजीटी के 2004 में पूछा जा चुका है। ठीक है, यूबीसेंट मोटिफ का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ आपको बताना है। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है वेयर आर फार्मूला फॉर लैमेंटिंग द पास्ट। इसका मीनिंग ये है यूबीसेंट इज अ वर्स फॉर्म, ये एक कविता का रूप होता है डेट गिव्स, जो हमको देता है एन एक्सप्रेशन ऑफ लॉस फॉर बिगॉन डेज एंड अ रिफ्लेक्शन ऑन द ट्रांजिटरी nature of existence। Ubicent motive means where are the formula for lamenting the past। मतलब ये हुआ यूबीसेंट ये क्या है? एक प्रकार का छंद है जो बीते दिनों के नुकसान को अभिव्यक्ति को देता है। अस्तित्व यानी कि अस्तित्व के जो क्षणभंगुर प्रकृति होती है उस पर क्या करता है? ये प्रतिबिंब करता है। ठीक है, और अगर हम यूबीसेंट मोटिव के अर्थ पर बात करें तो ये अतीत पर विलाप करने को कहा जाता है। ठीक है, अगला देखो भाई, मिथ शब्द है। मिथ कम्स फ्रॉम ग्रीक मिथोज। ये जो मिथ शब्द है वो ग्रीक शब्द मिथोस से आया है, जो सिग्निफाई करता है, किस चीज को सिग्निफाई करता है? किसी भी स्टोरी, प्लॉट, ट्रू और इन्वेंटेड को जो क्या करता है? सिग्निफाई करता है। मतलब ये हुआ कि जो मिथ है कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्क मिथोस, जिसका अर्थ है, अर्थ क्या है भैया? स्टोरी, प्लॉट, ट्रू और इन्वेंटेड, ये सब चीजें हैं। ठीक है, पढ़ लो। मिथ इज अ स्टोरी ऑफ मैथोलॉजी, a system of hereditary stories which were once believed to be true by particular cultural group, usually transmitted verbally। अगला 379 पे देखो, the term for the novel most European language is। ठीक है, एक टर्म यहां पर यूज किया गया, अधिकांश यूरोपीय भाषाओं में उपन्यास के लिए एक शब्द है। अधिकांश यूरोपीय लैंग्वेजेज में एक उपन्यास के लिए, नॉवेल के लिए एक टर्म यूज किया जाता है, और वो टर्म क्या है? ठीक है, बताना है आपको, तो ध्यान बनाए रखना। यूरोपियन लैंग्वेजेज में उपन्यास के लिए जो टर्म यूज किया जाता है वो नॉवेलिटी। क्या यूज किया जाता है? नॉवेलिटी। ठीक है, समझो द टर्म नॉवेल इज नाउ अप्लाइड to a variety of writings that have in common only the attribute of being extended work of prose fiction। As an extended narrative, the novel is distinguished from the short story from the work of middle length called novelty। क्या कहलाएगा? novelty। ठीक है, the English name for the form is derived from the Italian word novella। ठीक है, meaning a little new world। नॉवेला का मतलब होता है a little new world। तो इसमें कुछ चीजें आपको नोट करने वाली थी, वो आप नोट कर लीजिएगा।
ठीक है, पैथेटिक फैलेसी की बात करते हैं। ये जो पैथेटिक फैलेसी है इज अ फ्रेज, एक फ्रेज है और इन्वेंटेड बाय, यानी कि जो पैथेटिक फैलेसी है इसको किसके द्वारा इन्वेंट किया गया है, और टीजीटी के 2004 में ये भी पूछा जा चुका है। अगर हम पैथेटिक फैलेसी की बात करते हैं तो ये किसके द्वारा, जॉन रस्किन ने, जॉन रस्किन ने इसको इन्वेंट किया था। और कब इन्वेंट किया था, 1856 में। दी फ्रेज, और कौन सी फ्रेज, पैथेटिक फैलेसी को ध्यान बनाए रखना, ये एक लिटरेरी टर्म है फॉर द एट्रीब्यूटिंग ऑफ ह्यूमन इमोशन एंड कंडक्ट टू ऑल एस्पेक्ट विद इन नेचर। इट इज अ काइंड ऑफ पर्सोनिफिकेशन दैट इज फाउंड इन पोएटिक राइटिंग, जो कि पोएटिक राइटिंग में पाया जाता है। एक प्रकार का पर्सोनिफिकेशन है। द ब्रिटिश कल्चरल क्रिटिक जॉन रस्किन कॉइन्ड द टर्म। ओके, अब एक चीज ध्यान रखना कि एक ब्रिटिश कल्चरल क्रिटिक थे जिनका नाम था जॉन रस्किन, उनके द्वारा इस टर्म को क्वाइन किया गया था। और कौन सी बुक में क्वाइन किया गया था, मॉडर्न पेंटर्स में। किसमें, मॉडर्न पेंटर्स में, 1843 से 60 के बीच में। ठीक है, तो ये ध्यान बनाए रखना कि ये जो पैथेटिक फैलेसी वर्ड है किसके द्वारा क्वाइन किया गया, जॉन रस्किन के द्वारा। कब क्वाइन किया गया था, 1856 में। और कौन सी बुक में, तो मॉडर्न पेंटर्स में। 1881 की बात करें तो आज क्या लिखा है, एक शब्द लिखा है, देखो यहां पर एक प्यारा सा शब्द है अगिट प्रॉप। क्या लिखा है, अगिट प्रॉप, अगिट प्रॉप थिएटर। कौन सा है, अगिट प्रॉप थिएटर। अ वेल नोन फॉर्म 20th सेंचुरी इज, ये क्या है, अगिट प्रॉप, अगिट प्रॉप, अगिट प्रॉप थिएटर। अगिट प्रॉप थिएटर की बात करें 20वीं शताब्दी में एक प्रसिद्ध रूप है। और किसका प्रसिद्ध रूप है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी को पढ़ो, मार्क्सिस्ट एंड या और कम्युनिस्ट प्रोपोगेंडा यूजिंग द थिएटर फॉर्म। यहां पर जो मार्क्सिस्ट थे, यानी कि जो मार्क्सवादी, मार्क्सिस्ट को क्या कहते हैं, मार्क्सवादी, तो मार्क्सवादी या कम्युनिस्ट प्रचार के लिए थिएटर फॉर्म का उपयोग करना ही अगिट प्रॉप कहलाता था। अगिट प्रॉप थिएटर यूज किए जाते थे 20th सेंचुरी में। ठीक है, अपने प्रोपेगेंडा को चलाने के लिए। किसके द्वारा, ये मार्क्सिस्ट यानी कि मार्क्सवादियों के द्वारा, और जो कम्युनिस्ट थे, ठीक है, कम्युनिस्ट प्रचार के लिए, प्रोपेगेंडा के लिए। समझो यहां पे अगिट प्रॉप थिएटर इज अ फॉर्म ऑफ थिएटर दैट वाज डेवलप्ड, जो कि डेवलप हुए थे, कहां डेवलप हुए थे, रसिया में। और इनको इट इज मार्क्सिस्ट एंड कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा यूजिंग द थिएटर फॉर्म। ये लोग, दोनों लोग, मार्क्सवादी और कम्युनिस्ट, अपने प्रचार प्रसार के लिए इस तरीके की थिएटर फॉर्म का प्रयोग किया करते थे। किस तरीके की, अगिट प्रॉप थिएटर का जो प्रयोग करते थे वो अपने प्रोपोगेंडा के लिए। कौन दो लोग, मार्क्सवादी और कम्युनिस्ट। वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपिस्टोलरी नॉवेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एपिस्टोलरी नॉवेल। ठीक है, ये उन्होंने कहा इनमें से कौन सा एपिस्टोलरी नॉवेल है। ठीक है, आपको निम्नलिखित में से आपको बताना एपिस्टोलरी नॉवेल क्या होता है। जो एपिस्टोलरी नॉवेल होता है, ये जो पत्र वाले नहीं होते हैं, उसको कहा जाता है। और टीजीटी 2004 में पूछा गया है। तो पामेला कौन सा है इसमें, पामेला। अच्छा, पामेला का एक दूसरा नाम भी है बर्चू रिवार्डेड। पामेला का एक दूसरा नाम भी है बर्चू रिवार्डेड। ठीक है, ये क्या है, एक फॉर्म है। और किस तरीके का फॉर्म है, ध्यान बनाए रखना, एपिस्टोलरी नॉवेल। ठीक है, पामेला या बर्चू रिवार्डेड जो है वो किस में लिखा गया है, एपिस्टोलरी नॉवेल की फॉर्म में इसको लिखा गया है। तो ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, देखते हैं पामेला, जिसका दूसरा नाम बर्चू रिवार्डेड है। बर्चू रिवार्डेड इज इन द फॉर्म ऑफ एंडलेस सीरीज ऑफ लेटर्स टेलिंग अ ट्रायल, ठीक है, ट्यूबुलेशंस एंड द फाइनल हैप्पी मैरिज ऑफ 2 स्वीट यंग मैडन्स, पब्लिश्ड इन 4 वॉल्यूम एक्सटेंडिंग ओवर द ईयर्स 1740 से 1741 के बीच में। पामेला जो कि बर्चू रिवार्डेड के रूप में है,
अगर हम इसकी बात करें एंडलेस सीरीज ऑफ लेटर्स ट्रेलिंग ऑफ ट्रायल्स की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजों की बात किया जाता है, परीक्षण की बात की जाती है, कलेश की बात की जाती है, या मान लो दो प्यारे युवा हैं या युवतियां हैं, उनके अंतिम सुखी विवाह के बारे में बताने वाले पत्रों की एक अंतहीन जिसका कोई एंडलेस श्रृंखला होती है, सीरीज होती है, उसकी बात की जाती है। और ये 1740 और 41 के वर्षों में लगभग 4 खंडों में इसको 4 वॉल्यूम में क्या किया जाता था, प्रकाशित किया जाता था। ठीक है, अपस्टर्ली नोबेल। एक और आपके सामने आया है 383 पे, अ बैलड स्टेंजा इज आ। बैलड स्टेंजा क्या है, और ये देखो कितनी बार पूछा जा चुका है, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर हम बैलड स्टेंजा की बात करें तो बैलड स्टेंजा ज्यादातर वो 4 लाइनों में लिखे जाते हैं। ठीक है, कितनी लाइनों में, 4 लाइनों में। इन पोइट्री में अ बैलड स्टेंजा इज अ 4 लाइन स्टेंजा। जो बैलड स्टेंजा होता है वो 4 लाइनों का स्टेंजा होता है। ठीक है, नोन एज क्वार्टरीन, जिसको हम क्या कहते हैं, क्वार्टरीन भी कहते हैं। जो क्वार्टरीन होता है उसमें भी हमारी 4 लाइनें होती हैं। मोस्ट ऑफन फाउंडेड इन फोक बैलेड, ज्यादातर ये फोक बैलेड होती हैं। दिस फॉर्म कंसिस्ट द अल्टरनेटिंग 4 or 3 स्ट्रेस lines, usually only the second and fourth line rhyme in an A, B, C, B, इस तरीके के पैटर्न पर ये आधारित होती हैं। ठीक है, 83 के बाद 84 नंबर कर्टन रेजर आया है। 84 नंबर पे देखिएगा, व्हाट डज द टर्म, एक टर्म आया है आपके सामने, कर्टन रेजर। ये इंडिकेट करता है इन ड्रामा, किसी भी नाटक में, किसी भी ड्रामा में एक किसको इंडिकेट करता है, कटर रेजर। तो कटर रेजर का मतलब ही होता है किसी को कम कर देना, काट छाट देना। ठीक है, तो कटर रेजर से मतलब यह है कि कोई शॉर्ट प्ले, कोई छोटा प्ले बिफोर द मेन प्ले रिवील्स, यानी कि मेन प्ले के सामने कोई छोटा प्ले जो है वो क्या कहलाता है, हमारा कटर रेजर कहलाता है। ठीक, ध्यान बनाए रखना, मुख्य नाटक से पहले एक छोटा नाटक जो दिखाया जाता है वही हमारा कटर रेजर होता है। मुख्य नाटक से पहले एक छोटा नाटक। कर्टन रेजर इज अ परफॉर्मेंस स्टेट एक्ट शो एक्टर आर परफॉर्मर दैट ओपन्स अ शो फॉर द मेन अट्रैक्शन, किसी मेन अट्रैक्शन के लिए इसको दिखाया जाता है। इज अ शॉर्ट ड्रामेटिक पीस परफॉर्म्ड बिफोर द मेन प्ले इन इवनिंग। ठीक है, मतलब ये मुख्य आकर्षण का एक शो होता है, या ये कह सकते हैं एक छोटा सा नाटकीय प्रदर्शन किया जाता है, और शाम को मुख्य खेल से पहले जो मेन प्ले होते हैं, मेन प्ले से पहले जो छोटा सा प्ले परफॉर्म किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, कर्टन रेजर कहते हैं। 385 पे देखो, दी बर्ड, एक बर्ड आया पिकैरिस। पिकैरिस नोबेल क्या होते हैं, हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम, ये कहां से आया, तो लैटिन बर्ड, ग्रीक बर्ड, इटालियन बर्ड, कहां से आया, यही शब्द आपको ध्यान बनाए रखना है। तो ये स्पेनिश बर्ड है। ठीक है, क्या है, स्पेनिश बर्ड पिकैरो से आया है। कहां से आया है, स्पेनिश बर्ड पिकैरो, और ये पीजीटी के 2002 में पूछा गया। पिकैरिस नोबेल में पिकैरिस शब्द जो है वो स्पेनिश बर्ड पिकैरो से आया है। ठीक है, स्पेनिश बर्ड पिकारो से आया है। पिकैरिस शब्द स्पेनिश बर्ड पिकैरो से लिया गया है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, रग, दुष्ट, बदमाश, ये सब इसका हिंदी मीनिंग होता है। ठीक है, तो अगर इसका पिकैरो शब्द का मीनिंग पूछे तो आप बता देना रग होता है, नेब होता है, या रास्कल कह सकते हो। ठीक है, अगला हम बात करेंगे 386 नंबर पे, क्लासिकल ट्रेजेडी वाज अ फॉर्म ऑफ, ये टीजीटी 2009 में पूछा गया है कि जो क्लासिकल ट्रेजेडी होती है हमारी, ठीक है, एक रूप थी, किसका रूप थी क्लासिकल ट्रेजेडी, किसका रूप थी क्लासिकल ट्रेजेडी, तो ये एक ड्रामा का रूप थी। ये ड्रामा यहां से देखो, क्लासिकल ट्रेजेडी इज अ टाइप ऑफ ड्रामा, क्या है, एक ड्रामा का रूप है, एक प्रकार का ड्रामा ही है। वेयर द कैरेक्टर गो थ्रू सम फॉर्म ऑफ सफरिंग, जहां पर पात्र किसी प्रकार की पीड़ा से गुजरते हैं, कष्ट से गुजरते हैं। और 387 नंबर पे जो इलेजी होती है वो बिगिन, शुरू होती है, टू बी, सो कॉल्ड कहलाती है, बिकॉज, क्योंकि। ये टीजीटी 2009 में पूछा जा चुका है। यानी कि इलेजी जो होती है, इलेजी को इसलिए कहा जाने लगा, क्या कहा जाने लगा, ठीक है, समझो जरा इसके लिए। बी पॉइंट आप पढ़ोगे, इट वाज
अ पोइम ऑफ सारो। ये क्या है, एक प्रकार की जो पोइम होती है, कविता होती है, वो दुख की कविता होती है, पोइम ऑफ सारो होती है। ठीक है, तो एलिजी के बारे में वैसे भी आप सब लोग जानते हो क्या होती है, लैमेंटेशन सॉन्ग होता है, सॉन्ग ऑफ ग्रीफ कह सकते हो। ठीक है, अगला यहां पर देख सकते हो, एलिजी बिगिन टू बी सो कॉल्ड बिकॉज इट वाज अ पोइम ऑफ सारो। ठीक है, अ पोइम ऑफ अ सीरीज रिफ्लेक्शन टिपिकली अ लेमेंट फॉर दी डेड, किसी की मृत्यु पर विलाप करने के लिए इसको लिखा जाता है। अगला 388 नंबर पे देखो, दी नोबेल एज, नोबेल क्या है, और ये टीजीटी के 2009 में पूछा गया है। नोबेल क्या है, नोबेल क्या है, यहां पर बी पॉइंट पढ़ो, वन ऑफ द लेटेस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग, वन ऑफ द लेटेस्ट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग, ये क्या है, नोबेल है। ठीक है, तो नोबेल के बारे में आपको ध्यान बनाए रखना, उपन्यास है, क्या है, लेखन के नवीनतम रूपों में से एक है। जो लेखन राइटिंग के नवीनतम जो लेटेस्ट फॉर्म्स होती हैं उनमें से एक क्या है, नोबेल भी है। जरा नोबेल को पढ़ो तो नोबेल वन ऑफ द लेटेस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग है। नोबेल इज अ लॉन्ग नरेटिव नॉर्मली इन प्रोज विच डिस्क्राइब fictional characters, fictional events, usually in the form of sequential story। मतलब यह हुआ कि ये एक प्रकार एक उपन्यास लेखन के नवीनतम रूपों में से एक तो ही है। एक उपन्यास, इसमें क्या होता है कि लॉन्ग नरेटिव होता है, ये नॉर्मली इन प्रोज, अगर हम बात करें तो ये आमतौर पर प्रोज में जो काल्पनिक पात्रों, काल्पनिक घटनाओं का वर्णन करती है। ठीक है, और इसमें जो स्टोरी होती है वो सिक्वेंशियल होती है। ठीक है, 389 की बात करें, अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ठीक है, नाटकीय एकालाप यानी कि ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है वो क्या है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है वो क्या है, देखो ड्रामेटिक मोनोलॉग एक पोइट्री का रूप है, ध्यान बनाए रखना। तो यहां पर जो ऑप्शन होगा, ये तो प्ले है, नॉवेल है, ये स्टोरी है, तो पोएम यानी कि पोइट्री का एक रूप है, तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा, अ पोएम। यहां से पढ़िएगा, ड्रामेटिक मोनोलॉग आल्सो नोन एज, ये जाना जाता है अ पर्सोना पोएम। क्या जाना जाता है, इसको हम पर्सोना पोएम के नाम से भी जानते हैं, यानी कि व्यक्तित्व कविता, पर्सोना पोएम। इज अ टाइप ऑफ पोइट्री, एक प्रकार की पोइट्री है, रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ स्पीच ऑफ एन इंडिविजुअल कैरेक्टर, किसी इंडिविजुअल कैरेक्टर के द्वारा फॉर्म ऑफ स्पीच के रूप में इस टाइप की पोइट्री को लिखा जाता है। ठीक है, इस प्रकार की कविता जो एक व्यक्तिगत चरित्र के भाषण के रूप में लिखी जाती है। 390 पर देखो, और ये आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। 390 पे, व्हाट डू वी कॉल अ पीस ऑफ राइटिंग दैट इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस एंड कंप्लीट। टीजीटी 2009 में पूछा गया है। क्या पूछा गया है, देखो, व्हाट डू वी कॉल, हम क्या कहते हैं, अ पीस ऑफ राइटिंग, उस पीस ऑफ राइटिंग को हम क्या कहते हैं जो एक ऐसी, यानी कि डेट मीन्स जो इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन, किसी भी एक्शन का इमिटेशन हो, नकल की गई हो, या डेट इज जो सीरियस एंड कंप्लीट हो, सीरियस का मतलब गंभीर और कंप्लीट का मतलब पूर्ण, तो वो क्या कहलाती है। तो ये जो डेफिनेशन है वो एक ट्रेजेडी की डेफिनेशन है। सी, ट्रेजेडी, ट्रेजेडी एज द फॉर्म ऑफ अ ड्रामा बेस्ड ऑन ह्यूमन सफरिंग, इवोक करता है द अकंपनिंग कैथारसिस और प्लेजर इन ऑडियंसेस। मतलब ये हुआ, ये मानव पीड़ा के आधार पर नाटक के रूप में एक ट्रेजेडी के साथ कैथारसिस या दर्शकों की खुशी का आह्वान करती है, दर्शकों की खुशी का आह्वान करती है। डिनोमेंट इज रिलेटेड टू, यहां से हम लोग डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।